अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आलमगीर फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर और इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका वसवानी, जो कि MBBS FCPS साइकेट्री हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री भी हैं। जाम गुलाम खालिद सिविल हॉस्पिटल हब में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो सब से आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम बाइपोलर डिसऑर्डर को समझ सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं, क्या इससे क्योर किया जा सकता है। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा को अपने स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, आज हम बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। जी। बहुत सारे लोगों को ये टर्म जब पता चलती है, जब उनको आप या कोई भी डॉक्टर जो है वो बताते हैं कि वो इसके साथ दो चार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, जो कि हमारी आम फहम अवाम के लिए बहुत आसान करके हम श्योर आप बताएंगी कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो एक मूड डिसऑर्डर है, यानी कि मिजाज के समझ ले उतार और चढ़ाव की बीमारी है। ठीक है, इसमें दो तरह के सिम्टम्स, बाइपोलर है यानी कि दो पोल्स होती हैं इसके अंदर, इसीलिए इसको बाइपोलर कहा जाता है। इसमें बेसिकली दो तरह के सिम्टम्स जो हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, एक होता है मेनिया और एक होता है डिप्रेशन। ये बिल्कुल साफ और बिल्कुल ऐसी मैं आपको लैंग्वेज में बता रही हूँ जो कि आम लोग समझ सकें। ठीक है, मेनिया में बेसिकली जो है मिजाज जो है आपका तेज हो जाता है। ठीक है, आपका मूड बहुत ज्यादा हाई, यूफोरिक मतलब बहुत ज्यादा खुश मिजाजी आ जाएगी, बगैर किसी वजह के आप बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू हो जाएंगे, या फिर जो है बहुत ज्यादा इरिटेबल भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा नींद कम हो जाएगी। नींद इतनी कम हो जाती है इन लोगों में कि 2 या 3 घंटे ये सोकर पूरे दिन में दे फील वेरी फ्रेश, एनर्जेटिक, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन एनर्जी तो होगी लेकिन डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, यानी कि एक किसी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक काम से दूसरे काम, दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेसिव स्पेंडिंग होती है, यानी कि बड़े बड़े मंसूबे बनाएंगे, पैसे खर्च करेंगे जो उनकी जेब के मुनासबत से बहुत ज्यादा होगा। ग्रैंडियोस थिंकिंग आना शुरू हो जाती है, यानी कि बड़ी बड़ी बातें सोचना कि मैं शायद कोई बहुत कोई जो है वो हाई फाई पर्सनैलिटी हूँ, या फिर मेरे अंदर कोई ऐसी कोई ताकत है जो किसी और के अंदर नहीं है। वो इस, या फिर आई एम रिलेटेड टू समवन, जो कि जैसे मैं इमरान खान या किसी भी पर्सनालिटी या मैं किसी भी पर्सनालिटी से रिलेटेड हूँ, या कुछ इस तरह की उनकी थॉट्स हो जाती हैं, जो कि बहुत ग्रैंडियोस जिसे कहा जाता है थॉट्स होती हैं। ठीक है, ये एक चीज होती है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मैं वो बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एक तरह के फीचर्स इसमें आते हैं फिर डिप्रेशन के फीचर्स, जो कि आम तौर पर डिप्रेशन में देखा गया है, जो जिसमें उदासी, मायूसी का होना, जिसमें सुस्ती का होना और इंटरेस्ट खत्म हो जाना चीजों में, होपलेसनेस होना, वर्थलेसनेस होना, सुसाइडल थॉट्स होना, ये सब चीजें जो हैं ये डिप्रेशन में होती है। अब होता ये है कि बाइपोलर में बेसिकली ये ऐसी इलनेस है जो कि जैसे फर्ज करें एक मेनिया का एपिसोड हुआ किसी को, ठीक है, फिर जब वो मेनिया का एपिसोड ठीक हो जाएगा, ट्रीटेड और अनट्रीटेड, ये तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर ये सेटल डाउन हो जाता है। हो सकता है बाद लोगों को सिर्फ 4, 5, 6, 8, 10 दिन के लिए भी होता है, डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, अच्छा, जब ये चीज खत्म होना शुरू होती है तो पेशेंट अपनी नॉर्मल बेसलाइन पे आ जाता है। बेसलाइन मूड जो है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाता है। ठीक है, कुछ अरसा वैसे ही रहता है, फिर कोई डिप्रेशन का एपिसोड आ सकता है या दोबारा मेनिया का भी एपिसोड आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। लेकिन इस बीमारी में थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ लाइफ लॉन्ग इलनेस। ठीक है, तो इसमें थ्रू आउट लाइफ जो है वो डिफरेंट किस्म के एपिसोड्स आते रहते हैं। एक मेनिया का, एक डिप्रेशन का, 2 मेनिया के, इस तरह करके डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। एक और सवाल भी ज़हन में उभरता है, हम अक्सर बाइपोलर के पेशेंट्स को देखें या उनको डील करें तो डॉक्टर्स एक टर्म यूज करते हैं बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। जी, अब सुनने वालों को डॉक्टर मैं चाहूंगी कि आप आसान लफ्जों में बताइए कि 1 और 2 में बेसिक डिफरेंस क्या है।
देखिए, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में बेसिकली सिवियरिटी का डिफरेंस है। ठीक है, सिवियरिटी भी इस तरह कि जैसे वो बाइपोलर 1 जो है उसमें मेनिया होता है। मेनिया मींस कि फुल फ्लैज मैनिक सिम्टम्स होते हैं, वो साइकोटिक सिम्टम्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं, उर्दू में से कहें कि पागलपन हाँ की तरफ कुछ हद तक। ठीक है, और खुशमिजाजी अगर यूफोरिया है तो बहुत हद से ज्यादा है, ग्रैंडियोसिटी है तो बहुत हद से ज्यादा है, मतलब इतनी ज्यादा हो जाती है कि कभी कभी मरीज जो है वो डिल्यूडेड होना यानी कि डिल्यूजन्स होना शुरू हो जाती है, उनको हेलुसिनेशन, साइकोटिक फीचर्स जैसे मैं कह रही थी। तो लेकिन जो उसमें मतलब मेनिया बहुत एक शदीद किस्म का मेनिया होता है या मैनिक एपिसोड होता है बाकायदा बाइपोलर 1 में, और जो बाइपोलर 2 है उसमें बेसिकली हाइपोमेनिया होता है। ओके, बेसिक डिफरेंस इनका यही है। ठीक है, अच्छा, जो हाइपोमेनिया है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं मेनिया के वो लेस सिवियर होते हैं, यानी कि ठीक है मिजाज होगा खुशी वाला या इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन यह है कि वो लेस सिवियर होगी, इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये इनके दिमाग में बड़ी बड़ी सोचें आएंगी, लेकिन ये इस तरह की नहीं होंगी कि वो किसी को हार्म कर सके या खुद को हार्म करें। दे आर वेरी वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, और दूसरी बात ये सोशली ऐसा नहीं होगा कि इनका जो है ना जैसे मेनिया वाले पेशेंट्स का ये होता है कि फिर वो सोशली और ऑक्यूपेशनली जो है वो बिल्कुल उस फेज में दे कैन नॉट बी फंक्शनल, मतलब वो काम नहीं कर सकते हैं, वो ऑफिस नहीं जा सकते ऐसी हालत में, अगर कोई ऑफिस गोइंग है या कुछ जो भी कोई काम कर रहा है, दुकान जा रहा है, मतलब फंक्शनैलिटी उनकी जीरो हो जाती है उस फेज में बेसिकली। लेकिन हाइपोमेनिया वाले जो होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, मतलब वो ऐसे हैं कि जिसे हम कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को एसोसिएट किया जाता है बाइपोलर 2 के साथ कि भाई ये जो हाइपोमेनिया की स्टेट है ये लीडर्स के अंदर, या मतलब कहा जाता है कि एक जैसे नहीं आपके अंदर ओवर एनर्जी जो है वो दे देती है, और उससे लोग बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं, और इस तरह की बातें की जाती हैं बाइपोलर 2 के लिए कि मतलब बट उसमें यह है कि फंक्शनली पेशेंट्स इंटैक्ट होते हैं, हर चीज नॉर्मल की तरह ही लगती है, लेकिन एनर्जी ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब, आपकी बात सुनते हुए एक जो तीसरा सवाल है वो मुझे लगता है लोग भी ये सोच रहे होंगे, तो ऐसे तो ये सिम्टम्स डॉक्टर साहब हम में से बहुत सारे लोगों को फील होते होंगे, बहुत सारे अपने घर के लोगों में महसूस होते होंगे, काम पे होते होंगे, पार्टनर्स के साथ फील होते होंगे। डॉक्टर साहब, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मेरा आपसे, कोई भी इंसान इस चीज को अस खुद कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसको ये बाइपोलर डिसऑर्डर की कोई तकलीफ हो रही है, और वो जाकर फिर इतनी हिम्मत करे कि वो साइकियाट्रिस्ट को अपने आप को दिखाए, और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें उसको फौरन चाहिए कि वो जाके डॉक्टर को कंसल्ट करे? देखें, जो मैनिक सिम्टम्स की जहाँ तक बात है, डिप्रेशन में तो पेशेंट्स फिर भी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये है कि डिप्रेशन में पेशेंट्स जो हैं वो अवेयर होते हैं अपनी इलनेस से, उनके अंदर इंसाइट होती है, वो समझ रहे होते हैं कि मुझे उदासी हो रही है, मायूसी हो रही है, रोना आ रहा है, एनर्जी नहीं है जिस्म में, और मसले मसाइल हैं। ठीक है, या थॉट्स नेगेटिव आ रही है, या जो भी इश्यूज हैं। लेकिन मेनिया में होता है कि मेनिया में इनिशियली तो पेशेंट्स जो हैं वो उसको नहीं रिकग्नाइज कर पाते हैं, जो बाइपोलर 1 की बात बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, उसमें पेशेंट्स खुद नहीं रिकग्नाइज कर पाते जब उनके अंदर तेजी आना शुरू होती है। ठीक है, और फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता इंसाइट भी खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो उस फेज में, मेनिया के फेज में उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं होती कि वो इल हैं। ठीक है, या वो जो भी कर रहे हैं या जो भी उनके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, या वो कोई बीमारी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये काम होता है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या हस्बैंड है या वाइफ है, या घर में कोई बहन है, भाई है, जो भी है, वो जब कोई इस तरह की चेंज महसूस, इस तरह का कोई चेंज महसूस करें, ठीक है, तो जो है ना उनको जरूर इस चीज को रिकग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, और उनको जरूर, मेरा ये ख्याल है कि मैं हमेशा जिस भी फोरम पे जाती हूँ मैं सबको यही कहती हूँ कि देखें आप, हमारे यहाँ जो कल्चर है उसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर जगह जाते हैं लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते। ठीक है, तो आप जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वो 2-3 साल 4 साल गुजर चुके होते हैं, मतलब मैंने ये देखा है।
ठीक है, इतना अरसा इस उसमें काम करने से। तो यह है कि प्लीज काइंडली जो 3-4 साल आप जाया कर रहे हैं उसमें आपके दिमाग में कितना ज्यादा डैमेज वो क्रिएट कर रहा है, बार बार जो समझ लें अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, वो कितना ज्यादा आपके ब्रेन को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो अनट्रीटेड रह रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, ठीक है, और आप जहाँ पे ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है, वहां नहीं जा रहे। ऑल्दो क्योर 100% क्योर तो नहीं है इसका, लेकिन इट्स ट्रीटेबल, सिम्टम्स ट्रीट हो सकते हैं, पेशेंट ट्रीट किया जा सकता है, वो इतना उसको किया जा सकता है कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। तो सब एक सवाल जहन में और उभरता है कि अभी आपने कहा कि यूजुअली पेशेंट्स जो हैं वो जब आते हैं आपके पास जब थोड़ी खतरे की बात ज्यादा हो चुकी होती है, मतलब आप हमारा जो फोरम है या जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो बेसिक मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो। लोगों को अक्सर ये लगता है कि जब हम किसी भी साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाते हैं, ये आम लोगों का एक ख्याल है, परसेप्शन है, हमें दवाई देंगे और हमने सो जाना है। क्या डॉक्टर साहबा, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ और ऑन एयर पूछ रही हूँ, ओपनली पूछ रही हूँ कि क्या माहिर नफ्सियात भी जब किसी को महसूस करते हैं तो क्या वो भी आम बीमारियों की तरह इसके कोई टेस्ट लेते हैं, कोई प्रॉपर टेस्ट के बाद असेस करके पेशेंट को बताते हैं कि जी आपके अंदर ये बीमारी है और फिर इसका ये इलाज है और ये दवाई है, ताकि पेशेंट को पता हो कि ये वाकई में एक बीमारी है, ट्रीटेबल है और मैं इसका खतरे की स्टेज में हूँ? ये जरूर बताइएगा सर। देखिए, ज्यादातर जो साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं वो जो हैं वो क्लिनिकली डायग्नोस की जाती हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड होती हैं या फिर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के ऊपर हम उनको जो है वो डायग्नोस करते हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम पूछते हैं और उस पर हम पेशेंट को जो है वो और फिर उससे कोरिलेट करते हैं कि पेशेंट का मूड अगर उस जो वो जवाब दे रहा है वो उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसका जो मिजाज है या जो 100% बोल देता है वो तो हम नहीं मानते ऑब्वियसली, लेकिन बहुत हमें डिफरेंट रिसोर्सेज से जो है ऑब्वियसली हम चीजें कंफर्म करते हैं कि जो पेशेंट बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है या वो क्या है। जो भी हमारा एक तरीका है हिस्ट्री का एग्जामिनेशन का, वो हम उसको कंप्लीट एक प्रोटोकॉल है वो उसके हिसाब से पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है। उसके अलावा कुछ टेस्ट जरूर करवाए जाते हैं, जैसे थायराइड से रिलेटेड हम टेस्ट जरूर कराते हैं। उसके अलावा हम जरूर ये बात कोशिश करते हैं जानने की कि पेशेंट ने कोई नशावर चीज तो नहीं इस्तेमाल की है, तो उसके अगर हमें नहीं पता चल रहा तो उसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो है वो मतलब साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स या साइकोटिक सिम्टम्स या साइकाइट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो चीजें भी हम एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन जहां तक साइकाइट्रिक इलनेसेस का सवाल है, ज्यादातर क्लिनिकली डायग्नोस्ड होती हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टेस्टिंग नहीं होती। हाँ, और अगर कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अगर हमें लेट्स सपोज मुझे लग रहा है कि मैंने अब एक सिटिंग में आई कैन नॉट डायग्नोज यू या डायग्नोज एनीवन, ये मुझे स्पेसिफिक कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जरूरत है, तो मैं उनको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करूंगी, वो उसको जो है उसकी टेस्टिंग करेंगे या कुछ वो अपने हिसाब से कुछ उनके पास टेस्ट होते हैं वो करके और फिर वो रिपोर्ट अपनी देंगे, ठीक है। एक बिल्कुल स्पेसिफाइड तरीका है। ये नहीं होता कि हर पेशेंट जो हमारे पास आएगा वो नींद की ही उसको नींद की ही दवा दी जाएगी। ऐसे भी मरीज आते हैं हमारे पास जिनको हम नींद की दवा नहीं देते, ठीक है। मतलब साइकाइट्री में मुख्तलिफ तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ नींद की दवा नहीं होती। ये लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं और भी क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो ये है कि लोगों को ये लगता है कि साइकाइट्री की दवा जो है, अक्सर मैंने मरीजों के मुंह से सुना है, वही कहते हैं कि अगर एक बार हम चले गए तो पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लोगों से एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखें, कोई भी इलनेस जो है, ठीक है, वो जितनी इलनेस है, लेट्स सपोज अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म है या किसी को कोई भी और बीमारी जो कि लाइफ लॉन्ग है, लेट्स सपोज, ठीक है। जाहिर है हाइपरटेंशन ऐसी एक बार डायग्नोज हो गया, पूरी जिंदगी आपने दवा खानी है। डायबिटीज है, पूरी जिंदगी दवा खानी है, ठीक है। आपके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो
साइकाइट्री में भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफ लॉन्ग हैं, ठीक है, जो कि 100% क्योर नहीं हो सकती, वो ट्रीट हो सकती हैं, यानी कि उसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है, उसके रिलैप्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, वो बार बार ना हो उनके सिम्टम्स, उसको बचाया जा सकता है, लेकिन 100% उनको नहीं खत्म किया जा सकता। तो जाहिर है अब जिस नौयत की बीमारी होगी उसी नौयत की मेडिकेशन होगी। मतलब एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी, मेरा ख्याल है कि ये आज के टॉपिक के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, क्या आपके कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी वजह से होता है? क्या ये जेनेटिकली होता है कि अगर वालिदैन में से किसी को है तो भाई हो सकता है कि बच्चे में चांसेस हों, तो डॉक्टर साहब ये उम्र के किसी भी हिस्से में कभी भी किसी को भी डायग्नोज हो सकता है, ये भी प्लीज आप हमारे सुनवार को प्रेरित कीजिएगा। देखिए, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है, एज फार एज इसकी इटियोलॉजी या रीजंस जो आप कॉजेस पूछना चाह रही, तो उसमें ये है कि अराउंड 0.8 से 1% पॉपुलेशन में कहा जाता है कि हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर हम देखें, अच्छा अगर तो फैमिलीज में है, लेट्स सी, अगर किसी के वालदैन को वालदैन में से किसी को भी बाइपोलर है, ठीक है, तो उसके उनके आगे बच्चों में जो है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है ऑफ बाइपोलर, ठीक है, 50% तक कहा जाता है कि रिस्क होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। और अगर फैमिलीज में है, लेट्स सपोज किसी कजन को, किसी चाचे बेटे या किसी को या सिबलिंग, तो तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल 23% है या कितना है, वो चांस बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही जेनेटिकली बहुत ज्यादा ये ट्रांसमिटेड है, ठीक है, ये रन करता है फैमिलीज में, बहुत ही जो है ना वो इसका एक ये इशू है बाइपोलर का। अच्छा, जेनेटिक हेरिटेबिलिटी इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर फैमिलीज में, अगर आपके बचपन में कोई आपके इस तरह के ट्रॉमेटिक कोई इवेंट हुआ है, कोई अब्यूज हुआ है या कुछ भी, तो वो ऑब्वियसली आगे चलकर कोई भी साइकाइट्रिक इलनेस हो सकती है, ठीक है, वो उसको अफेक्ट कर सकता है। मतलब ये है कि बाज लोग हैं, कोई खुदा न खास्ता सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है, या कोई भी ऐसी चीज है, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड जो है वो बहुत सारे साइकाइट्रिक इलनेसेस के साथ उसको रिलेट किया जाता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसका वो है। लेकिन बाइपोलर में जो सबसे ज्यादा वो है ना, क्या कहते हैं, कॉज को अगर देखा जाए तो जेनेटिक हेरिटेबिलिटी सबसे टॉप पे आती है, जो इसमें जीन्स का बड़ा वो है। अगर फैमिलीज में कभी पीछे दादा नाना किसी को भी अगर रह रहा है तो वो किसी भी जेनरेशन में वो आ सकती है, तो ये चीज है। बाकी ये कि बाकी इन्वायरमेंटल कॉजेज ऑब्वियसली हैं। दूसरी चीज कुछ और कॉजेज भी हैं जो कि बाइपोलर की तरह के सिम्टम्स जो हैं वो पैदा कर सकती है, जैसे कि अगर कोई ड्रग्स इस तरह की इस्तेमाल की गई है, कुछ ऐसी दवाएं हैं, एम्फेटामिन है, और भी बहुत सारी लिस्ट ऑफ दवाएं हैं जो कि बार बार ऐसा होता है कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो इंड्यूस कर देती हैं मेनिया, ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जो कि इंड्यूस कर सकती है मेनिया, ठीक है। तो ये कि आपको यू शुड हैव अ वेरी वेरी गुड हिस्ट्री जब आप जो है ना वो बाइपोलर को डायग्नोज कर रहे हैं। तो सर अब हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, तो अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट और जिस तरह आपने सारी चीजें बताई, एक टर्म हम यूज करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के हवाले से। मतलब कोई भी ऐसा पेशेंट जो शायद अभी हमें देखे या रिकॉर्डिंग में सुने, अगर वो डायग्नोज हो गया है बाइपोलर डिसऑर्डर और वो ट्रीटमेंट भी ले रहा है अलॉन्ग विद द काउंसलिंग या जो भी लोग उसके साथ कर रहे हैं, अब उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां लाना, ये कितना रोल प्ले करता है किसी भी ऐसे पेशेंट के लिए जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है? ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। वो इसलिए क्योंकि खास तौर पे स्लीप पैटर्न, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर हम अपने पेशेंट से ये कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में कहती हूँ कि बाहर जो है वो किसी की भी शादी हो रही हो, ढोल बज रहे हो, कुछ भी हो, ठीक है, यू हैव टू स्लीप, यू हैव टू स्लीप इन टाइम, यू हैव टू वेक अप इन टाइम, ठीक है। जो आपके 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपकी स्लीप का पैटर्न है, आप उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वन ऑफ द फर्स्ट ट्रिगर्स जो हैं वो बाइपोलर के वो ये हैं डिक्रीज स्लीप, ठीक है।
और स्लीप के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडल, एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। एक्सरसाइज जो है, अगर साइंटिफिकली भी आप देखें, बहुत सारी रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि वो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है। आपकी जो एक्सरसाइज है वो जो है आपको एनर्जेटिक रहने में, तंदुरुस्त रहने में, खुश रहने में मदद करते हैं। ठीक है, तो और हेल्दी ईटिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज जो बाइपोलर वालों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल कह सकते हैं आप उसको, या वो ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको बहुत ज्यादा कोई स्टिमुलेटिंग चीजों से दूर रखा जाए। जैसे ऐसी आजकल हमने ये देखा है कि टीवी पे जिस तरह की जलसे जुलूस खबरें, इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, तो ये सब चीजें जो है वो ट्रिगर कर लेती हैं बाइपोलर को, या मीनिया को ट्रिगर कर सकती हैं। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स के साथ। ठीक है, वो कोशिश ये करें कि बहुत स्ट्रेसफुल चीजें या इस तरह की खास तौर पे जो कि उनके अंदर स्टिमुलेशन कॉज करे, उनको थोड़ा सा इवन डॉक्टर साहब, स्क्रीन टाइम भी, अगर आप स्क्रीन पे कोई ऐसी मूवीज देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वो भी इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं, हर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का जो पेशेंट है उसका डिफरेंट ट्रिगर होता है। ठीक है, मैंने तो अपने 8-10 साल जो भी मेरा करियर अभी तक रहा है रेजिडेंसी से अब तक, तो मैंने यही देखा है कि हर मरीज जो है वो उसका ट्रिगर फर्क होता है। ठीक है, तो और आप जब 1 या 2 एपिसोड पेशेंट को हो जाते हैं तो घर वालों को भी समझ आना शुरू हो जाती है कि इस वजह से इसको मसला हुआ है, ये सोया नहीं है, या ये वहां गया था वहां रोशनी ज्यादा थी, या ये इसने फलानी खबरें देख ली, वो आके खुद बताएंगे आपको। ठीक है, और फिर आपको उनको काउंसल करना होता है कि हाँ इससे फर्क पड़ता है और यू शुड ट्राई, और कि आप ऐसे स्टिमुलस से उनको दूर रखें। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत खूबसूरत अंदाज में डिस्कस किया। जाते जाते मैं चाहूंगी कि कोई भी एक ऐसा मैसेज, कोई ऐसी टिप जो आप हम सबको देना चाहें ताकि हम अपने आप को भी बचाएं, अपने प्यारों को भी बचाएं, और अगर इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं तो उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? देखिए, मैं बार बार हमेशा जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ तो मैं यही बात करती हूँ कि साइकाइट्री में स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो प्लीज़, स्टिग्मा अपनी जगह है। ठीक है, आप जो भी सोचते हैं साइकाइट्रिस्ट के बारे में वो अपनी जगह है, लेकिन इधर उधर भटकने से अच्छा ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, आप प्लीज़, आप मतलब मैं कहती हूँ पेशेंट्स जो हैं वो इतना खराब होके आते हैं, इतना खराब होके आते हैं कि हमारे लिए ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। प्लीज, आपका कोई बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है, हस्बैंड है, कोई भी है, ठीक है, आप सोसाइटी के स्टिग्मा को छोड़ें। क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपके घर में कोई रोटी नहीं आएगा पकाने के लिए, कोई आपको कहीं से कोई लाकर नहीं देगा, कुछ नहीं। या आपका हस्बैंड है या आपका भाई है जो कमा के देगा आपको, अगर वो मेंटली वेल नहीं है तो आप जो है परेशान ही रहेंगे। तो उसको लेकर आप डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जा रहे हैं, और जगहों पे जा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह ईमान है और चीजें, लेकिन जरूर डॉक्टर के पास लेकर आए, क्योंकि ट्रीटमेंट्स हैं और ट्रीट किया जा सकता है, और पेशेंट्स इतने फंक्शनल हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी नॉर्मली गुजार सकें। तो प्लीज बाकी बीमारियों की तरह समझें इसको, और जो है पेशेंट्स और साइकाइट्रिस्ट को ट्रस्ट करें बेसिकली। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का भी जिन्होंने हमारे आज के प्रोग्राम को, आज के सेशन को सुनेंगे, इसको पसंद करेंगे। इन प्रोग्राम्स का मकसद आप तक बढ़ती हुई बीमारियों के मुताबिक आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो आलमगीर फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक के पेज पर भी हमें आपकी राय का इंतजार रहता है। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी और बेहतर प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।